उमर का उमर ने क्वेश्चन ये किया था कि सर ये काम आप एजाइल के लिए किस तरह से करेंगे। देखिए उमर, मैं आपसे ये पूछता हूँ, आप एजाइल में क्या करते हैं? प्लीज गो अहेड, टेल द क्लास। एजाइल में हमारे पास प्रोडक्ट बैकलॉग्स हैं, जस्ट हमारे पास स्प्रिंट में डिफाइंड यूजर स्टोरीज हैं, हमें किन पे काम करना है एंड उनकी बेसिस पे हम काम करते हैं। आपकी स्प्रिंट्स को डेली आपके टेस्टर्स टेस्ट करते हैं? जी, ठीक है। उनकी बेसिस पे हमारे रेगुलर 3 टाइम जब पूरा प्रोडक्ट बन जाता है उसकी फाइनल टेस्टिंग होती है, वो कौन करता? फाइनल जो है टेस्टिंग रिग्रेशन में जा रही है। वो करता कौन है? टेस्टर्स करते हैं। पहली बात तो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग दैट जो मैंने आपको अभी चीज पढ़ाई है पूरी की पूरी, ये आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रही है एक बेसिक लाइफ साइकिल के लिए। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर थोड़ा बहुत आपको लाइफ साइकिल में चेंजेस मिलेंगी, थोड़ी टीम्स में स्ट्रक्चर में चेंजेस मिलेंगी। आप इसको एज इट इज डाल सकते हैं बहुत सी टीम में, लेकिन कहीं कहीं आपको कुछ कुछ चेंजेस है। उमर जो बात कर रहे हैं, पहली बात तो एजाइल के अंदर जो टेस्टिंग है वो टेस्टिंग टीम ने करना है। एजाइल के अंदर बिल्ड्स भी बनती हैं। एजाइल क्या कहता है मेरी नजर में? एजाइल ये कहता है कि ये जो काम है ना, ये जो काम करेंगे इसके साथ कुछ ये लोग सुबह बैठेंगे छोटा सा एक टास्क लेके, शाम को दोबारा बैठ के करेंगे। तो करेक्ट नहीं उमर कि ये जो काम यहाँ पे ये कर रहा है मेंटेन विद अलॉन्ग विद द टीम, तो वो इधर ही जा रहा है ना, तो एजाइल तो कहीं से भी कंफ्लिक्ट नहीं कर रहा ना इस बात से। देयर इज नो कंफ्लिक्ट। आप एजाइल में बेस लाइनिंग देखें, एजाइल में आपके पास रोज सुबह नई रिक्वायरमेंट आती है, ऐसे तो नहीं होता ना। अगर तेजी से ये एक अलग क्वेश्चन है। रिक्वायरमेंट, आपने कोई रिक्वायरमेंट का बेस डॉक्यूमेंट तो बनाते हैं ना एजाइल में, तो ठीक है, जब आपने बेस डॉक्यूमेंट बनाया उसको बेसलाइन किया, खत्म बात। प्रॉब्लम क्या? जब आपने बेस डिजाइन बनाया तो उसको डिजाइन को बेसलाइन किया। कॉन्ट्रैक्ट भी बनता होगा। अब एजाइल में रोज नया कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं बनता, बाय ऑल मीन्स रोज नया प्लान भी नहीं बनता, कुछ तो बनता है ना। एजाइल में सिर्फ ये हो रहा होता है कि वो इनके काम करने के तर्ज के ऊपर बात कर रहा, बस। तो ठीक है, बड़े आराम से हो रहा, कोई मसला ही नहीं। समझ है बात आप मेरी? हाँ, जिसको आप कह रहे हैं ना एजाइल में जो प्रोडक्ट की डे टू डे टेस्टिंग होती है ना, वो बेसिकली यूनिट टेस्टिंग है। वो डेवलपर्स खुद कर लेते हैं या टेस्टर्स खुद भी कर सकते हैं। इन आइदर केस पहली बात तो एजाइल बड़ी टीम्स में तो जा ही नहीं सकता, इट हैज टू बी इन स्मॉल टीम्स। तो उसमें क्या चक्कर है कि उसमें डेवलपमेंट हेड और टेस्ट हेड अगर अलग अलग नहीं भी हैं तो एक ही बंदा है जो डेवलपमेंट टेस्टिंग को देख रहा है। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। अब वो छोटी सी टीम है, छोटी सी एप्लीकेशन है, उसको आपने वहीं टेस्ट किया, वहीं पे टेस्टर्स ने टेस्ट किया, उसको आपने कर दिया। आप बिल्ड क्रिएट करे जा रहे हैं, करते जाएं, नई नई बिल्ड्स क्रिएट करें, लेकिन आपने रोज की रोज नई बिल्ड नहीं क्रिएट करनी। आप बिल्ड्स क्रिएट करें 5 दिन 6 दिन, जब सब्सटैंशियल काम हो जाए तो आप बिल्ड्स क्रिएट कर लें। लेकिन शॉर्ट टीम्स है ना, कभी ऐसा नहीं होगा कि एजाइल प्रैक्टिसेस हो 1200 बंदों की टीम है और एजाइल काम हो रहा, नॉट पॉसिबल। ठीक है, ओके। हारिस, आपका क्वेश्चन, हारिस का क्वेश्चन ये था कि अगर हमारे पास चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी आ रही हैं, भाई अगर किसी चीज का चेंज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जल्दी जल्दी आ रही है ना, तो इसका मतलब है आपका कॉन्ट्रैक्ट बहुत बुरा है। और कॉन्ट्रैक्ट में चेंज जल्दी जल्दी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लार्ज स्केल प्रोजेक्ट में जल्दी जल्दी चेंज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में चेंज का जल्दी जल्दी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और रिक्वायरमेंट में जल्दी जल्दी चेंज का कोई कॉन्सेप्ट हो सकता? नहीं हो सकता। ये जो जल्दी जल्दी चेंज होती है कहां पे है? शॉर्ट टीम्स है। तीन बंदों की टीम है, 4 बंदों की टीम बैठी हुई है और वो आपको रिक्वायरमेंट्स कस्टमर दिए जा रहा है और आप लिए जा रहे हैं, वो एक अलग चीज है। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस ग्रो ही तब करती है जब आपकी टीम साइज बढ़ता है। जब आपका टीम साइज ही नहीं बढ़ रहा, छोटा है, तो क्या प्रॉब्लम है? कोई मसला नहीं। ठीक है उमर, जब केस ये होता है हमारे पास प्रोडक्ट एक है, डिफरेंट टीम्स काम कर रही हैं, देन वी हैव द डेवलपमेंट हेड, एंड उसके केस में तो हमारे पास वो बिल्ड जाती है डेफिनेटली। क्यों? देखिए, वो जिसको आप बिल्ड कह रहे हैं ना, मैं उसको बिल्ड नहीं कह रहा। पहली बात, मेरी नजर में बिल्ड इज अ पीस ऑफ कोड that corresponds to a baseline and has been or is meant for, is destined for
प्रॉपर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। जो प्रॉपर टास्क के अगेंस्ट जा रहा होता है एंड इट ऑलमोस्ट फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट जो आ रही होती है उसमें, सो देन इट डेफिनेटली मेक देम। मैं ये कह रहा हूं कि आप जैसे आप बिल्ड कह रहे हैं ना कि ये टेस्टर को जा रही है, क्वेश्चन आपसे मेरा यही था कि आप रोज बिल्ड बना के टेस्टर को भेजते हैं? आप रोज बिल्ड नहीं देते, आप रोज कोड देते हैं। करेक्ट करें आप इस बात को, वो बिल्ड नहीं है। बिल्ड तब बनेगी जब आप एक सब्सटैंशियल फंक्शनैलिटी अचीव कर चुके। अब आपने कहा कि हमने इसको एक दफा थॉरली टेस्ट करना। क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता? दैट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। जो अदरवाइज काम हो रहा है ना, वो यूनिट टेस्टिंग है। उसको हम यूनिट टेस्टिंग कौन कहते हैं? टेस्टिंग दैट इज डन बाय और अंडर द सुपरविजन ऑफ द पीपल हु प्रोड्यूस द कोड। If testing is being done under the supervision or linked to the people who are producing the code, it's unit testing. Unit testing के लिए आपको बिल्ड बनाने की जरूरत ही नहीं है। जिसको आप बिल्ड कह रहे हैं मैं उसको बिल्ड मानता ही नहीं हूं। बिल्ड आपकी भी बनती होगी, और जिसको आप बिल्ड कह रहे हैं ना, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बिल्ड होगी, वो यकीनन रिलीज हो, उसको आप रिलीज कहते होंगे। जो मेरी बिल्ड है ना, उसको आप रिलीज कहते होंगे। यकीनन आप कहते होंगे हमने एक सब्सटैंशियल फंक्शनैलिटी अचीव कर लिया। कुछ ना कुछ उसका आप डिफरेंट ऑल्टरनेट नाम देते होंगे। लेकिन अगर यहाँ पे 100-200 कोड्स बन रहे हैं डेली, दिस इज नॉट बिल्ड, दिस इज जस्ट कोड। ओके, ये जो 1.7 बना है, ये भी टेस्ट होता तो है ना। तो नॉन एजाइल में क्या होता है कि इसकी ये ABC जो ये 3 डेवलपर्स हैं काम करते रहते हैं, हो सकता है ये 10 दिन बाद करें उसको चेक। एजाइल में क्या चक्कर है कि इसने रोज का रोज चेक करना। एजाइल के अंदर ना इसको एलिमिनेट आप करते हैं, ना इसको एलिमिनेट करते हैं। एजाइल के अंदर आप इनके काम करने का तरीका डिफाइन करते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं और मैं फिर आपको बताता हूं, Agile development is not an engineering method. It doesn't change anything in the engineering process. It is just a management method. It changes your style of working, not the work itself. समझ रहे हैं बात मेरी? और जी, more questions. किसी ने और भी, आपने बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन किया था, कैन यू रिपीट अगेन? Configuration manager वो किसको करेगा? Configuration manager always reports under the quality manager. Always. It is a quality support का काम है, quality manager के अंडर रिपोर्ट करेगा। ठीक है जी? और more questions? Okay. Now what I'm going to do is, अब मैं आपको यहाँ पे बहुत जल्दी ट्रवर्स करूंगा बिकॉज स्लाइड्स में आपको पढ़ा चुका हूं। देखिएगा, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट को मैं दोबारा कंटिन्यू कर रहा हूं। अगर आज टाइम रहा तो मैं आपको एक सैंपल पॉलिसी दिखाऊंगा किस तरह की होती है, और एक क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान दिखाऊंगा। ये क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान किस लिए बनता है, कौन बनाता? क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान कौन बनाता? क्वालिटी मैनेजर फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान बनाएगा। जरा इसको पढ़िएगा, कहता है एस्टैब्लिश एंड मेंटेन अ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम एंड चेंज मैनेजमेंट सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग वर्क प्रोडक्ट। 2 काम करने हैं, एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम और चेंज मैनेजमेंट सिस्टम बनाना। A configuration management system includes the storage media, the procedure and the tools, जैसे मैंने आपको बताया आज सुबह। और दूसरा, just a minute, और दूसरा, a change management system includes the storage media, the procedure and the tool for recording and accessing change request। बहुत आसान। कहता है टिपिकल वर्क प्रोडक्ट क्या है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। इसका टिपिकल वर्क प्रोडक्ट क्या होगा? पूरा सिस्टम। सिस्टम से मुराद क्या है? ये पूरे का पूरा सिस्टम विद कंट्रोल्ड वर्क प्रोडक्ट्स। ये तमाम वर्क प्रोडक्ट्स देखें कंट्रोल्ड है, कंट्रोल्ड वर्क प्रोडक्ट। कहता है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम एक्सेस कंट्रोल प्रोसीजर्स, यानी कि डिफरेंट चीजों को यूज करने के प्रोसीजर्स कि हमने किस तरीके से करना। कहता है एस्टैब्लिश अ मैकेनिज्म टू मैनेज मल्टीपल कंट्रोल लेवल ऑफ कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम। ये कंट्रोल लेवल क्या है कि पहला यहां पे कंट्रोल है, ये फिर डेटा यूं जा रहा है, फिर ये जा रहा है, दिस इज कंट्रोल। स्टोर एंड रिट्रीव कॉन्फ़िगरेशन आइटम इन कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि वो कहता है ये ना हो कि तुम ये बना दो,
बाद में इसको इन यूज भी लाओ प्रोजेक्ट में। नंबर 3, शेयर एंड ट्रांसफर कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स बिटवीन कंट्रोल लेवल, डेटा मूवमेंट होनी चाहिए है डिफरेंट चीजों के बीच में, जो कि होगी। अगली, स्टोर एंड रिकवर्ड आर्काइव वर्जन्स ऑफ कॉन्फ़िगर, आर्काइविंग करो। नंबर 5, स्टोर अपडेट एंड रिट्रीव कॉन्फ़िगरेशन, रिकॉर्ड कीपिंग करो डिफरेंट जगहों पर, ठीक है, ये भी आपको। क्रिएट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट रिपोर्ट्स फ्रॉम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर को कह रहा है कि ये जो तमाम चीजों में डिफरेंट एक्टिविटीज हो रही हैं, इसकी एक रिपोर्ट बनाओ भाई, और इसकी रिपोर्ट बना के वीकली मंथली बेसिस पे या जब तुम चाहते हो अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को दो, ताकि उसको पता लगे कि इधर क्या कहानी चल रही है। कहता है प्रिजर्व द कंटेंट्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम, बैकअप और रिकवरी करो, डिजास्टर प्रिजर्व करो, आप कर रहे हैं। रिवाइज द कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एज नेसेसरी, कहता है अपनी बदलती नीड्स के साथ इसमें मजीद चेंजेस करते रहो। अब मैं ऑर्गेनाइजेशन के पास जाता हूं, वो कहते हैं कि सर स्टोर और बैकअप तो नहीं लिखा, तो मैं उन्हें कहता हूं ये क्या लिखा है, एक ही चीज है, प्रिजर्व किस तरह करना है आपने, और है? ये मैंने आपको आज बताया, SDLC को लिंक किया। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम्स 3 तरह के होते हैं, इसको आप देखिएगा, डायनेमिक, मास्टर और स्टैटिक सिस्टम। डायनेमिक सिस्टम्स क्या हैं? ये देखिए, ये डायनेमिक सिस्टम्स हैं। These are dynamic system. मास्टर सिस्टम क्या है? VSS, that's your master system. स्टैटिक सिस्टम क्या है? ये जहां डेटा, स्टैटिक सिस्टम्स, ओके ओके। तो जब SEPG कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का प्रोसेस बनाता, तो वो क्या करता है कि तमाम प्रोसेस, अपने प्रोसेस के अंदर बताता है कि CMS के कंपोनेंट्स क्या हैं, इन तमाम को आइडेंटिफाई करता, नंबर 1, और बताता है कि इनमें से कौन सा मास्टर है, स्टैटिक, और कौन सा डायनामिक है। मसलन ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मैं आपको कंपोनेंट टाइप्स बता रहा हूं, वो क्या करते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर VSS यूज होता है, ये आर्काइविंग सर्वर सपोर्ट के लिए डिफरेंट चीजें। इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, हर कंपोनेंट को पकड़ती है, ये उसका पर्पस और यूजेज बताती है। ये कहां बताती है, ये कहां बताती है, फॉर गॉड सेक्स, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के प्रोसेस के अंदर। और प्रोसेस कहां पड़ा होता, आप लोग पिछले लेक्चर्स को स्टडी नहीं कर रहे, प्रोसेस कहां पड़ा होता, क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर, QA प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग स्टोर, पिछली दफा मैंने प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग स्टोर के अंदर प्रोसेसेस पड़े होते हैं, और प्रोसेसेस की बेसलाइन भी होती है, आपको याद हो, याद है पिछली दफा? नहीं याद, किसको नहीं याद? ऐसा तो हो नहीं सकता। पिछले इसलिए मैंने आज कहा था, आज आप पढ़ के आइएगा। पिछले लेक्चर में मैंने आपको 2 डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स दिखाए थे, एक तो मैंने आपको प्रोजेक्ट का दिखाया था, एक क्वालिटी का दिखाया था। उस क्वालिटी के अंदर प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग स्टोर था और प्रोसेसेस की बेसलाइन थी। प्रोसेसेस की बेसलाइन वैसे ही बनती हैं जैसे ये वाली बेसलाइंस बनती हैं। अगर मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में 5 प्रोसेस लॉन्च किए हैं और कुछ चेंज आ गई किसी एक प्रोसेस में और मेरी बेसलाइन बंद थी, तो मेरी नेक्स्ट बेसलाइन क्या होगी? 2, ठीक है, या 1.1, ठीक है। क्या होगी? 1.1 होगी या 2 होगी? क्वेश्चन सुने गौर से। प्रोसेस की बेसलाइन की, ये तो प्रोजेक्ट्स की बेसलाइन की बात है। 2 क्वेश्चंस कर रहा हूं आपसे। QA प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग स्टोर के टॉप पे बेसलाइन थी, याद है सबको? याद है? उसमें प्रोसेसेस को बेसलाइन करके डालते हैं। प्लान्ड बेसलाइन प्रोसेसेस की क्या होती है और अनप्लान्ड बेसलाइन कब आती है? प्लान्ड बेसलाइन तब आती है, जिस तरह मैंने कहा कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्रोसेस में सबसे पहले बनाऊंगा तो बेसलाइन 1 में क्या होगा? कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। फिर मैं कहा नंबर 2 पे मैं रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट बनाऊंगा, तो नंबर 2 में क्या होगा? रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। अनप्लान्ड किस तरह आएगी कि मैं, अच्छा ये जो प्लान है, बेसलाइंस का जो प्लान है, ये कहां से आ रहा होता? हु मेक्स द बेसलाइन प्लान फॉर प्रोसेसेस? QE वाले। SEPG वालों के पास बकायदा प्लान होता है कि हमने पहले ये प्रोसेस बनाना है, फिर ये बनाना है, फिर ये बनाना है, फिर ये बनाना है। उस प्लान के मुताबिक वो बेसलाइंस बनाएंगे। इज दिस क्लियर?
हाउ मेनी ऑफ यू आर क्लियर? सर आपको नहीं क्लियर? ओके ओके एवरीबडी। तो वो प्लान के मुताबिक बेसलाइंस बना रहे हैं। बीच में अगर कोई चेंज आ गई किसी प्रोसेस में तो उन्होंने उस चेंज को स्टडी करना है कि वो कहां कहां जाएगी, और वो चेंज इस तरह रिफ्लेक्ट होगी जिस तरह 3.1 3.3 जिस तरह भी। ओके प्रोसेस इंप्रूवमेंट से ही होती है। तो ये चीज कहां लिखी हुई है? ये चीज लिखी हुई है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के प्रोसेस के अंदर, जो खुद बेसलाइन होता। इसके अंदर आप कंपोनेंट्स बता रहे हैं, हर कंपोनेंट का यूजेज बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि फिजिकली कहां अवेलेबल है, उसका इंचार्ज कौन है, और वो डायनामिक है, स्टैटिक है, मास्टर है या सपोर्ट। एक और नहीं चीज सपोर्ट। सपोर्ट क्या है? जिस तरह ये सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है, ईमेल सपोर्ट। ये डायग्राम आपको इतनी ज्यादा भी क्लियर नहीं होगी, लेकिन ये आपको बता रही है कि ये SEPG वाले बनाते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये डायग्राम इन एक्चुअली यही वाली डायग्राम है ये, लेकिन मैं आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन की दिखा रहा हूं। ये बेसिकली क्या बता रही है डायग्राम आपको? हाउ बता रही है कि किस तरह से डेटा मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह। ये आपके डायनामिक सिस्टम्स हैं, ये आपके सपोर्ट सिस्टम्स हैं, ये आपके स्टैटिक सिस्टम्स हैं। अब जरा 2 मिनट गौर करिएगा, आपको क्लियर है या नहीं? क्लियर है? ये डायग्राम शो विजिबल है आपको? अच्छा ये पर्सनल कंप्यूटर्स हैं लोगों के, और ये है डेवलपमेंट सर्वर, दोनों डेवलपमेंट सर्वर्स हैं। तो क्या हुआ कि डेवलपमेंट सर्वर से डेटा बैकअप होके इनके आईटी वाले लोटस सर्वर में करते थे, ये इनका अपना है, और लोटस सर्वर से डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं VSS के अंदर, डिफरेंट जगहों से VSS पे डॉक्यूमेंट आ रहे हैं। यहां से लोगों के पर्सनल कंप्यूटर से डेटा VSS के ऊपर आ रहा। ये सपोर्ट सिस्टम्स है, प्रोजेक्ट सर्वर, UR ट्रैकर, बेसिकली क्या है? डेटा की मूवमेंट कर रहा है। इस स्लाइड को आपने जाके सामने रख के प्रॉपर्ली स्टडी करना। ये स्लाइड 3 दफा रिपीट होगी। हाउ, हु, कि डेटा कौन कहां से, देखें ज्यादातर जगहों पे डेटा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर भेज रहा। तीसरा व्हेन, कब, यानी कि अगर मैं आपसे कहूं यहां से डेटा यहां कब जाएगा, व्हेन, कब कब कब, तो यू नीड टू राइट व्हेन। ओके, फिर रिपोर्टिंग। SEPG को कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर बताना होता है कि रिपोर्टिंग किस टाइप की होगी डिफरेंट जगहों पे। तो ये वही चीज है कि डिफरेंट कंपोनेंट में किस टाइप की रिपोर्ट होगी, कैसे क्रिएट होगी, कौन क्रिएट करेगा, और ये रिपोर्ट्स कहां स्टोर होंगी। सो मेरा क्वेश्चन है कि ये जो रिपोर्ट्स हैं ये कहां स्टोर होंगी? ये जो रिपोर्ट्स हैं 1 2 3 4, इनकी जो रिपोर्ट्स बन रही हैं कॉन्फ़िगरेशन की, ये कहां स्टोर होंगी? कहां होगा? क्या ये प्रोजेक्ट के अंदर होना चाहिए? जी सर, अगर तो प्रोजेक्ट रिलेटेड है तो VSS में हम रख सकते हैं, अगर कुछ सपोर्ट की चीज है तो वो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर साहब ने कुछ भी डाल। जब आप वापस जाएंगे तो आपने पिछले लेक्चर की स्लाइड निकालनी है क्वालिटी मैनेजमेंट की, ठीक है, जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है उसमें एक नोड आ रहा है रिपोर्टिंग वन टाइम, रिपोर्टिंग वन टाइम। ये तमाम रिपोर्ट्स उधर जाएंगी, ये रिपोर्ट्स सेंट्रली क्वालिटी वालों के पास पड़ी होती हैं कि ये देखो ये रिपोर्ट्स बनी। इज दिस क्लियर? ओके ओके। SEPG में आपने ये भी बताना है कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम की रिवीजन कौन करेगा। कौन करता है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम की रिवीजन? जी वो तो करेंगे, लेकिन किसकी सजेशन पे करेंगे? कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल बोर्ड। क्या ये प्रोजेक्ट बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल बोर्ड होगा या ऑर्गेनाइजेशनल? ये ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल बोर्ड की रिकमेंडेशंस के ऊपर
कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम में चेंजेस की जाएंगी। ये छोटी चीज नहीं है। अगर एक प्रोजेक्ट ने उठा के कहा कि हमारी कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट नीड्स है तो आप कर सकते हैं, लेकिन पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम में चेंज करना विल बी अ रिकमेंडेशन दैट विल ओनली बी डन बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लेवल। अब आप ये देखें, आप लोगों को पिछला लेक्चर नहीं पढ़ा हुआ, ये मैं आप लोगों को बता दूं, और क्योंकि आपने पिछला लेक्चर नहीं पढ़ा हुआ तो ये आपको मसले और बढ़ेंगे। आने से पहले, अगली दफा आने से पहले लेक्चर पढ़ के आइएगा। आर्काइविंग का प्रोसीजर पूरा डिफाइन होता, ये एक प्रोसीजर है, इसको आप बाद में देखिएगा, मैं इसकी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाता। CMMI कहता है क्रिएट और रिलीज बेसलाइन। तो मैंने आपको बेसलाइन क्या है ये पूरा का पूरा बताया, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। बेसलाइन की दो तरह की बेसलाइंस हैं। अच्छा, बेसलाइंस भी दो तरह की बेसलाइन है, एक है प्रोडक्ट बेसलाइन, एक है कॉन्फ़िगरेशन बेसलाइन। एक तो है प्लान्ड और अनप्लान्ड। प्रोडक्ट बेसलाइंस और कॉन्फ़िगरेशन बेसलाइन में क्या फर्क है? ये कॉन्फ़िगरेशन बेसलाइंस है। रिलीज जो होती है, रिलीज ये प्रोडक्ट बेसलाइन है, ऑल्टरनेट नेम है, इससे कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। तो अगर कोई आपको कहे ये रिलीज है या प्रोडक्ट बेसलाइन है, आपके हाथ पांव फूल जाए, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, एक ही चीज। यहां पे आपको बता रहा है कॉन्फ़िगरेशन बेसलाइन क्या है और प्लान्ड बेसलाइन क्या है, अनप्लान्ड बेसलाइन क्या है। ये मैं आपको सारी चीजें अभी समझा चुका हूं, आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो पोर्शन लेक्चर का आज सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने यहां आपको समझाया, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ और वर्क प्रोडक्ट्स भी दिखाता हूं, उनकी हैं। ये फ्लो यहां पे बिल्कुल भी क्लियर नहीं है अभी, और मैं इस फ्लो को अलग से एक फाइल के अंदर अपलोड करूंगा, ठीक है। ये फ्लो किस चीज का फ्लो है? ये फ्लो है चेंज मैनेजमेंट का फ्लो, कि चेंज मैनेजमेंट का फ्लो ये SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है चेंज मैनेजमेंट का। हर ऑर्गेनाइजेशन में चेंज मैनेजमेंट का प्रोसेस विल बी कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर ऑर्गेनाइजेशन। व्हाई? हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हायरार्की डिफरेंट है और अथॉरिटी ऑफ चेंज अप्रूवल डिफरेंट है। मगर अगर आप सिर्फ मेरे अल्फाज पे गौर करें, ये जो पूरा पोर्शन है ये है चेंज आइडेंटिफिकेशन का। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स था तो मैंने एक पे डाला। हर दफा पहले चेंज आइडेंटिफाई होगी, फिर उसके बाद इवैल्यूएट होगी, ये देखें इवैल्यूएट लिखा हुआ, फिर उस चेंज के ऊपर सजेशंस होंगे, फिर अप्रूवल्स होंगे, फिर उस चेंज की इंप्लीमेंटेशन होती है, क्वालिटी कंट्रोल वाले उसका रिव्यू करते हैं और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर फाइनल करता है, तब हम कहते हैं एक चेंज इंप्लीमेंट होती है। इन अदर वर्ड्स यहां पे आके आपकी अनप्लान्ड बेसलाइन क्रिएट होती है। इज दिस करेक्ट? राइट। अब मैं आपको एक प्रोसेस दे दूंगा इस तरह का समझने के लिए कि क्या है, लेकिन सारे के सारे प्रोसेसेस मैं आपको नहीं बना के दे सकता, मैं आपको कोई जर्नलाइज प्रोसेस नहीं दे सकता इसका, ठीक है। तो क्या स्टेप्स हैं? इंप्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, सजेशन, अप्रूवल्स, इंप्लीमेंटेशन, सॉरी पहला आइडेंटिफिकेशन था, फिर इवैल्यूएशन था, सजेशन था, अप्रूवल्स, इंप्लीमेंटेशन, क्वालिटी कंट्रोल वाले रिव्यू करते हैं। दोनों में फर्क है। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में सिर्फ वो ये देखता है कि आया रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी के मुताबिक वर्जन शर्जन ठीक बन गए हैं, चीजों के बेसलाइन शेसलाइन ठीक हो गई, ये चीजें। इधर क्वालिटी कंट्रोल वाले ने क्या देखना है कि यार कॉन्ट्रैक्ट में जो चेंज आई है वो वाकई SRS में कह तो दिया है RTM में रिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन क्या वो रिफ्लेक्ट वाकई ही हो रही है या नहीं हो रही। वो पढ़ेगा, देखेगा, रिक्वायरमेंट को पढ़ के कहेगा हाँ यार ये कॉन्ट्रैक्ट को सेटिस्फाई कर रही है या डिजाइन को कर रही है। समझ है ना बात है मेरी? तो इन दोनों के कामों में बड़ा फर्क है। अब यहां पे ये ब्लैंक मैंने क्यों स्लाइड छोड़ी है? जब भी आप किसी इनफैक्ट ये आपकी असाइनमेंट नंबर 2 जो है वो काफी हद तक इससे रिलेटेड है।
आपको किसी एक इदारे के अंदर जाके उनके लिए चेंज मैनेजमेंट फॉर्म करना है। अब मैं आपको एक चेंज मैनेजमेंट फॉर्म का सैंपल्स दे दूंगा। अब इसमें जो होता है ना, जब आप चेंज मैनेजमेंट फॉर्म डिजाइन करेंगे तो आपको किस टाइप की इंफॉर्मेशन का ख्याल रखना, आइडेंटिफाई करते हुए किस टाइप की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास। चेंज क्या है, किस आर्टिफैक्ट पे चेंज आ रही है, क्या वो आया बेसलाइन है या नहीं, कब चेंज आई, किसने आइडेंटिफाई की, क्या चेंज कॉन्ट्रैक्ट को तो नहीं वायलेट कर रही, क्या चेंज जो है उसके अगेंस्ट किसी तरह की कॉस्ट तो नहीं है, चेंज की डिस्क्रिप्शन क्या है, ये सब चीजें। इवैल्यूएशन में आप क्या इवैल्यूएट करते हैं कि चेंज की प्रायोरिटी क्या है, चेंज की सेवरिटी क्या है। बहुत दफा आपका कस्टमर कोड में कोई ऐसी चीज आपको पुट अप करने को कहता है, चेंज रिक्वेस्ट, आप कहते हैं चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म ले लो। उसने जब चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म दिया तो आपने जब फिल की तो आपको पता लगा ये कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन है, हो सकता है ना, सही है। फिर सजेशन में क्या होता है, सजेशन में किस टाइप के सजेशन होते हैं। सजेशन एक तो टेक्निकल सजेशन होगा कि आर्टिफैक्ट्स के अंदर क्या होना चाहिए, नंबर 2 सजेशन क्या होगा, बेसलाइंस क्या इतनी बननी चाहिए, वर्जन्स कौन से बनने चाहिए चीजों के। फिर आप उनको अप्रूवल लेते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, फिर क्वालिटी कंट्रोल वाला उसका किसी तरह का रिव्यू करता है, ऑडिट करता है चेंज का, और फाइनली तो एक पूरा चेंज मैनेजमेंट फॉर्म डिजाइन करना SCPG का काम है। ये बहुत लंबा चौड़ा काम है कि उसमें ये नहीं होना चाहिए कि SCPG ऐसा चेंज मैनेजमेंट फॉर्म डिजाइन करे जो कि नीड्स को फुलफिल ही ना कर रहा हो, ठीक है। अगर एक खाली चेंज मैनेजमेंट फॉर्म आप देखें तो 2 से 3 सफ़ों पे खाली चेंज मैनेजमेंट फॉर्म होता, खाली चेंज मैनेजमेंट फॉर्म। अब आप कुछ लोग कहेंगे एजाइल के केस में चेंजेस बहुत आ रही होती हैं। एजाइल के केस में यहां पे चेंजेस बेसलाइन आर्टिफैक्ट्स में, एजाइल में बेसलाइनिंग जो है वो आप हर रोज की रोज नहीं कर रहे। जब आप बेसलाइन करेंगे तब उस पर आएगी चेंज। और चेंज किस चीज पे आ सकती है, किसी भी बेसलाइन आइटम के ऊपर। याद रखिएगा चेंज हमेशा बेसलाइन पे आएगी, चेंज हमेशा बेसलाइन पे आएगी, चेंज बेसलाइन के अलावा किसी चीज पे नहीं आएगी। ये बात आपने भूलनी नहीं। और बेसलाइन के अंदर किसी ऐसे आर्टिफैक्ट में होगी जो बेसलाइन के अंदर मौजूद है। और कौन सी बेसलाइन के अंदर, लेटेस्ट बेसलाइन के अंदर। अगर एक लेटेस्ट बेसलाइन के अंदर एक आर्टिफैक्ट है ही नहीं तो उस पर चेंज नहीं आ सकते। आयु फारे हो चुके हैं या अभी? हाउ मेनी ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग टिल हियर? ओके ओके श्योर, ओके। बस 10-1 मिनट और फिर उसके बाद मैं इसको वाइंड अप करता हूँ। बट यू शुड रियली स्टे विद मी, रियली ट्राई टू स्टे विद मी, डोंट लूज योर फोकस। अच्छा, SCPG का काम खाली प्रोसेस डिजाइन करना नहीं होता, उसका काम होता है ये फॉर्म भी डिजाइन करना और ये भी बताना कि ये कौन फिल करेगा, कब फिल किया जाएगा, ठीक है। किसी भी प्रोसेस के लिए हाउ, हु, व्हेन, वेयर। SCPG ने ये भी बताना है कि चेंज मैनेजमेंट फॉर्म किस तरह होगा। अगर तो चेंज मैनेजमेंट फॉर्म के लिए आपने एक कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन बनाई हुई है, वर्कफ्लो एप्लीकेशन, तो बड़ी जिंदगी आसान है आपकी। लेकिन अगर आपके पास वर्कफ्लो बेस्ड एप्लीकेशन नहीं है तो दिस मीन्स दिस विल इंक्रीज योर ओवरहेड ऑफ आर्टिफैक्ट्स ऑन VSS, क्योंकि आपको चेंज मैनेजमेंट फॉर्म कहीं स्टोर तो करना पड़ेगा। फिर आपके VSS के ऊपर प्रोजेक्ट के अंदर कहीं पे आएगा यहां पे चेंज मैनेजमेंट फॉर्म, अप्रूव चेंज मैनेजमेंट फॉर्म्स, वो पड़े होंगे। इसका क्या मतलब है, when you automate more and more in an organization, your work goes down। आपकी CI शीट के अंदर, कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफिकेशन शीट के अंदर मैनिपुलेशन कम होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि चीजें ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो रही होती हैं।
जाहिर सी बात है। अगर मैनुअल है तो आपको फॉर्म को लेना पड़ेगा, स्कैन करना पड़ेगा, स्कैन करके आप इधर उसको स्टोर करेंगे फॉर्म को, ठीक है। और अगर वर्कफ्लो है तो हम क्या उधर से उठा के बीएसएस में डालना पड़ेगा या नहीं, अगर वर्कफ्लो एप्लीकेशन है तो कोई मसला नहीं है। वो तो लिंक हो जाएगी जिस- प्रोजेक्ट के साथ। हाँ, वो तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो इस फॉर्म को आप, ये जो फॉर्म है पूरे का पूरा आप बनाएंगे, इसको ऑर्गेनाइजेशंस हार्ड कॉपीज के थ्रू मेंटेन करती हैं, जो कि एक बहुत ही ऑब्सोल्यूट तरीका है, लेकिन करती हैं इसको। ऐसा भी बाज़ ऑर्गेनाइजेशन ये कर सकती हैं, एम्प्टी फॉर्म VSS पे कहीं रख लेती हैं और लोग उसको चेक इन चेक आउट करके फिल करते हैं। ये भी कोई अच्छा तरीका नहीं है। द बेस्ट वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग दिस इज, अगर आप प्रोसेसेस को ऑटोमेट करने का बेस्ट तरीका क्या है कि आप उसको इम्प्लीमेंट करने का बेस्ट तरीका यह है कि आप उसको ऑटोमेट करना। कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है, छोटी छोटी एप्लीकेशन होती हैं वर्क फ्लो की, आप उनको पकड़ के ऑटोमेट कर दें। अगर आप में से किसी ने लोटस के ऊपर काम किया है, लोटस किसी ने किया है, लोटस के ऊपर लोटस यूज किया है किसी ने, अगर आपने लोटस नहीं, या आउटलुक में भी है, या आप वर्क फ्लो एप्लीकेशंस बना सकते हैं अपनी बड़ी आराम से, कि ये वाली फील्ड फिल हुई, पहले मैंने फॉर्म फिल किया पूरे का पूरा, चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म, वो फॉर्म चला गया जीशान के पास, जीशान ने मीटिंग बुलाई, उसी फॉर्म को खोल लिया, वहां पे उसके इवैल्यूएशन की, वो फॉर्म चला गया सजेशन वालों के पास, सजेशंस हुए, तो द फॉर्म कीप्स गोइंग ऑन, रिड्यूसेस वर्कलोड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू अ ग्रेट एक्सटेंट। बिल्कुल इसी तरह से कि अगर बग ट्रैकर आपको एक एक बग को उठा के डॉक्यूमेंट करना पड़े तो बड़ा अजाब है, तो बग ट्रैकर रिड्यूसेस योर लोड। सिमिलरली ट्रेसिबिलिटी आसान कर देता है, ट्रैकिंग आसान कर देता है। इसी तरह चेंज मैनेजमेंट फॉर्म्स भी यही काम करते हैं। चेंज कौन प्रपोज करता है? चेंज प्रपोज कौन करता है? anybody in the project team can propose the change. अच्छा, now let me see, हम इधर से अगली दफा कंटिन्यू कर लेंगे, इधर से अगली दफा कंटिन्यू कर लेंगे, वरना आप लोगों को चीज समझ नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, मैं इस चीज को तो यहां पे एंड, ये सपोर्ट मटेरियल है कुछ जो कि मैं अपलोड आज करूंगा। ये देखिएगा, ये क्या है, पढ़िए, ये एक सैंपल शीट है जो रिकॉर्ड कीपिंग के लिए इस्तेमाल होती है। और किस रिकॉर्ड कीपिंग के लिए इस्तेमाल होती है? इसकी रिकॉर्ड कीपिंग के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है, आर्काइव मैनेजमेंट। इसको मैं अपलोड करूंगा, आप देखिएगा। इसी तरीके से ये है चेंज फ्लो दैट इज नॉट विजिबल इन द लेक्चर 6 की स्लाइड्स। पहले इसको खोल के देखते हैं। ये एक आपको पूरे का पूरा इसके लिए मैं दे रहा हूं, रिकॉर्ड कीपिंग के लिए, ठीक है, तो यू कैन यूज इट एज इट इज। अगली चीज है चेंज फ्लो। ये जो चेंज फ्लो है, ये मैंने आपको पूरे का पूरा इसके ऊपर पेस्ट किया और ये मैं अपलोड कर रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको, अच्छा, ये फ्लो हरफ आखिर नहीं है, इसलिए ये फ्लो लाइक 99% ऑर्गेनाइजेशन में चल सकता है। लेकिन मैं आपको अगर मिड टर्म में ये क्वेश्चन कर लूं, इस फ्लो में मेजर चेंजेस किस बेस के ऊपर आएंगी, किस बेस पे आती हैं, अभी बताया 2 मिनट पहले, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड हायरार्की अप्रूवल मेथड्स के ऊपर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चेंज होना जो है ना, वो कत्लो गारत के बराबर है फॉर QE, क्वालिटी इंजन है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर चेंज होता है तो आपके प्रोसेसेस में हुज चेंज हो जाते हैं और हाउस चेंज हो जाते हैं, तमाम प्रोसेसेस में। इसको आप मद्देनजर रखिएगा। अच्छा जी, अगली चीज, ये मैं आपको एक चेंज मैनेजमेंट फॉर्म भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है, इसको आप देखिएगा। ये चेंज मैनेजमेंट फॉर्म पूरे का पूरा आपने गौर से देखना, और इसको आपको देखना पड़ेगा क्योंकि अगली असाइनमेंट इससे आ रही है, ठीक है। ये बैकअप, ये एक फाइल है जो कि बैकअप करते वक्त यूज की जाती है, ठीक है, सही है। अच्छा, फिर आप देखिएगा, ये फाइल जो है कॉन्फ़िगरेशन बेसलाइन शीट, ये जब बेसलाइंस बनती हैं तो उसके लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है, रिकॉर्ड कीपिंग के लिए कि बेसलाइन के अंदर क्या कुछ कंटेन है। अच्छा, ये प्रोडक्ट बेसलाइन शीट क्या है? इज द सेम एज रिलीज,
रिलीज की भी रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, पहली रिलीज थी, दूसरी रिलीज है, उसके लिए वर्क प्रोडक्ट है, ठीक है। ये किस लिए है जी, क्वालिटी मैनेजमेंट बेसलाइन शीट, ये क्यों है? जो आपके प्रोसेसेस की बेसलाइनिंग क्वालिटी वाले करते हैं उनकी। क्या ह्यूमन रिसोर्स के डिपार्टमेंट को अपनी पॉलिसीज को बेसलाइन करने की जरूरत है? क्यों? क्योंकि जब वो नए पॉलिसीज प्रोसीजर्स निकालते हैं तो उनकी ओवरऑल इफेक्ट आता। इसका मतलब है हर डिपार्टमेंट में कम से कम एक बेसलाइन शीट जरूर होगी फॉर एनी वर्क प्रोडक्ट दैट दे विश टू प्रोड्यूस। अच्छा, ये रिकवरी का है इसी तरीके से। अच्छा, अब मैं आपको ZT का प्रोसेस दिखाऊंगा, लेकिन वो मैं आपको दूंगा नहीं। आई विल नॉट गिव द प्रोसेस टू यू बिकॉज इट इज प्रोप्राइटरी ऑफ देम। लेकिन मैं आपको दिखाना क्या चाह रहा हूं वो भी मैं आपको बताता हूं। इसमें सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स हैं। एक डॉक्यूमेंट है QMP का जो मैं अगली दफा आपको बताऊंगा, बाकी तमाम डॉक्यूमेंट्स मैं अपलोड करूंगा। एक ये नहीं अपलोड करूंगा और एक QMP का अभी अपलोड नहीं करूंगा। ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा पहले, फिर मैं आपको प्रोसेस दिखाता हूं। मैंने पिछली दफा पॉलिसी डिस्कस की थी, ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की एक पॉलिसी है। जरा देखिएगा इस पॉलिसी का किस तरह है। शुरू में अप्रूवल है, उसके बाद पॉलिसी के स्टेटमेंट्स हैं, ये अपलोड मैं कर दूंगा। पॉलिसी इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स, और हर स्टेटमेंट के आगे लिखा हुआ है ब्लू कलर में कि प्रोसेस का कौन सा पोर्शन जो है वो इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए काम आएगा। ओके, तो स्कोप और रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोटी सी होती हैं, 1 पेज की होती है, जस्ट 1 पेज, दैट्स इट। ओके, तो पॉलिसीज को आपने अच्छी तरीके से देख लेना है। अच्छा, अब जरा ये बंद ही हो गया। देखिएगा ये प्रोसेस जो है ये मेरी अपनी मौजूदगी में बना था, और I want to show you something जी। इस प्रोसेस का पहला वर्जन 2.0 था। ये प्रोसेस के जब भी आप डॉक्यूमेंट करेंगे आइंदा से तो हर एक में डॉक्यूमेंट हिस्ट्री आएगी। 2.0 था जो कि जनवरी 16, 2005 को बनना शुरू हुआ था। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का पूरा प्रोसेस है ये, और लेट्स सी कि ये कब तक बनता रहा। नवंबर 16, 2007 को इसका आखिरी वर्जन बना था। इसका मतलब है तकरीबन रफली 2.5 साल में ये प्रोसेस मैच्योर हुआ, विच इज़ वेरी नॉर्मल। 120-130 बंदों की ऑर्गेनाइजेशन में दिस इज वेरी नॉर्मल। अच्छा, अब मैं आपको इसमें एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा जो कि जिसमें मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा अपना Now this is one of the most crucial parts जिसको आपने देखना। Is this clear, visible? If it's not fully, please थोड़ा सा आगे आ जाएं, ये ज़रूरी चीज़ है, ठीक है? Because ये चीज़ मैं आपको दूंगा नहीं, okay? I'm not going to give it to you. ये चेयर आप ले लीजिए, okay? देखिए, ये एक प्रोसेस की डॉक्यूमेंटेशन है। मैं इसका आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स दिखा रहा हूं कि क्या है। नाउ प्लीज आई नीड 5 मिनट्स फ्रॉम यू, बट दिस इज लाइक समथिंग जो कि आपको इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन आपको ना इंटरनेट से मिलेगी और ना ही कोई और देगा, ना ही मैं दे सकता हूं, ठीक है? आई कैन नॉट। अच्छा, देखिए इसमें सबसे पहले उसने प्रोसेस का इंट्रोडक्शन बताया। प्रोसेस को पढ़ने से पहले एंट्री क्राइटेरिया, एग्जिट क्राइटेरिया या अप्लाई करने से पहले, फिर उसने एब्रीविएशंस एंड एक्रोनिम्स बताए, स्टेक होल्डर्स। अब वो टूल्स बता रहा है। कौन से टूल बता रहा है? कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए जो टूल्स यूज हो रहे हैं। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताया। फिर उसने बताया CCB क्या है, सही है? कीप फोकसिंग देयर, डोंट लुक एट मी, कीप फोकसिंग देयर एंड लुक एट माई माउस, ओके? कर्सर को देखिए। उसने बताया CCB क्या है, किस तरह की CCB टाइप्स हैं, कौन मेंबर है CCB का, प्रोजेक्ट बेस्ड CCB क्या है, क्वालिटी वालों की CCB क्या है, डिसीजन मैकेनिज्म किस तरह से है, चेयर कौन करेगा, कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल बोर्ड के मीटिंग मिनट्स किस तरह बनेंगे, CCB कैसे बनेगा। पूरी बात
दिस इज अ प्रोसेस, पूरा उसने बताया। अगली चीज आप देखें, वो बता रहा है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के वर्क प्रोडक्ट्स क्या हैं इस प्रोसेस के, क्या वर्क प्रोडक्ट्स क्या हैं। सीआई शीट, सीआई शीट ये देखिए कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफिकेशन शीट होगी यहां पे, ये देखिए प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन शीट, सेम नाम अलग है उसका, कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफिकेशन। और ये जो तमाम वर्क प्रोडक्ट्स जो मैं आपको देने लगा हूं आज, ये क्या है, ये डिफरेंट वर्क प्रोडक्ट्स हैं जो कि प्रोड्यूस होंगे एज अ रिजल्ट ऑफ, जब ये प्रोसेस चलेगा तो रिकॉर्ड्स जो बन रहे हैं, डिफरेंट तरह के चेंज मैनेजमेंट फॉर्म जो बन रहा है, बेसलाइन के रिकॉर्ड, ये क्या है, ये आपके वर्क प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहले आपने प्रोसेस में बताना होता है कि कमेटीज कौन है, फिर आपने बता दिया उसका वर्क प्रोडक्ट्स कौन। अगली चीज उसने बताई कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफिकेशन कैसे हो रही है, पूरा उसने बताया कि डेफिनेशंस बताई, फिर बताया किस तरह के वर्क प्रोडक्ट्स, ये मैं आपको बता चुका हूं किस तरह के वर्क प्रोडक्ट्स होंगे ऑर्गेनाइजेशन में जो कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफिकेशन में आएंगे। फिर पूरी सीआई शीट क्या है उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा है, ये पूरी की पूरी देखिए, ओवरऑल प्रोसेस बता रहा है। अगली चीज बता रहा है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, उसमें आप देखिएगा तमाम के तमाम ये जो पूरे के पूरे सिस्टम्स हैं इनकी उसने डेफिनेशंस बताई हैं। फिर बताया कि हमारे डायनामिक सिस्टम हम किन्हें कह रहे हैं, सपोर्ट किन्हें कह रहे हैं, मास्टर्स किसे कह रहे हैं। फिर उसने बताया कि सीएमएस के कंपोनेंट्स क्या हैं, उनकी डिटेल्स दोबारा से बताना शुरू की। गोज ऑन गोज ऑन गोज ऑन। फिर बताया लेवल ऑफ कंट्रोल, लेवल ऑफ कंट्रोल से मुराद वो ये बता रहा है कि इसके ऊपर किसको किस टाइप के राइट्स हैं, इसके ऊपर किसको किस टाइप के राइट्स हैं, इसके ऊपर किसको किस टाइप के राइट्स हैं, राइट्स के बारे में बात कर रहा है। आगे चलते हैं हर एक के बारे में। फिर आपको बता रहा है कि इनमें शेयरिंग एंड ट्रांसफर कैसे हो रहा है आइटम्स का, आर्काइविंग किस तरह से हो रही है, डिफरेंट तरह की रिपोर्टिंग किस तरह की हो रही है। आगे चलते हैं। फिर उसने बताया कि हमारे यहाँ बेस लाइनिंग कैसे होती है, वर्जनिंग कैसे होती है, फाइल नेमिंग कैसे हो रही है हमारे यहाँ। गोज ऑन। बैकअप कैसे लिया जा रहा है, डिजास्टर किस तरह से लिया जा रहा है, रिकवरी किस तरह से ली जा रही है, बिल्ड कैसे हो रही है, रिलीज किस तरह से जा रही है, चेंज मैनेजमेंट किस तरीके से हो रहा है, पूरा रिकॉर्ड्स किस तरह के एस्टैब्लिश हो रहे हैं। अब ये तो उसने एसपीएस की बात की है, स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस की बात की है। अब वो आ रहा है जेनेरिक प्रैक्टिस पे और वो बता रहा है कि कॉन्फ़िगरेशन, यहां पे देखिएगा ये भी स्पेसिफिक प्रैक्टिस है, इसको हम अगली दफा पढ़ेंगे। ऑडिट कहता है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, यहां पे अगर आप क्लिक करें तो वो बताएगा ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज की कैसे बनेगी, कौन बनाएगा, कब बनेगी, कब रिवाइज होगी। फिर जब तुम इस प्रोसेस को प्लान करोगे, जीपी 2.2 कहती है प्लान द प्रोसेस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट फॉर अ प्रोजेक्ट। तो तुमने कैसे करना है प्लान करने का प्रोसेस आपको बता। रिसोर्सेस कैसे दोगे प्रोजेक्ट में कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे दोगे, ट्रेनिंग्स कैसे दिया करोगे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की, ये सब जीपीस की बात हो रही है। मैनेज कॉन्फ़िगरेशन, किसी प्रोजेक्ट के अंदर बनने वाले जो कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन कहां कहां होगी, तो इसमें वो बता रहा है आपको कि किधर किधर वो आइटम्स पड़े होंगे। स्टेक होल्डर्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इस प्रोसेस को मॉनिटर कंट्रोल किस तरह से करेंगे, इसका क्यूए किस तरह, ऑडिट किस बेसिस पे हुआ करेगा, हायर मैनेजमेंट के साथ कब मीटिंग करेंगे। और अपेंडिक्स में उसने डाले हैं कुछ कोड सबमिशन फॉर्म्स, इसके अलावा ट्रबल शूटिंग फॉर्म्स डिफरेंट तरह के। ये एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस की डेफिनेशन है। इट इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ ओवरनाइट में आप नहीं कर सकते। मैंने आपको इसमें से असाइनमेंट 2 में सिर्फ एक काम करने को कहा है, मैंने आपको कहा है कि हमने चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस बनाना असाइनमेंट नंबर 2 में, जस्ट अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दिस थिंग, ठीक है, वेरी वेरी स्मॉल पार्ट। ओके जी, 2 साल में चीज मैच्योर हुई है, 2 साल में पहली दफा नहीं बनी थी। शाहीन, अगर आप मेरे अंडर काम कर रहे हो तो मैं आपसे 2 घंटे में चेंज मैनेजमेंट फॉर्म बनवाऊंगा, ठीक है। देखें, फर्स्ट वर्जन ऑफ द चेंज मैनेजमेंट फॉर्म। अब यहां पे एक समझने की बात, एक बंदा है जिसने कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट नहीं पढ़ी हुई, आप उसको कहें चेंज मैनेजमेंट फॉर्म बनाओ, सर्टेनली वो गलत बनाएगा।
एक बंदा है जिसने कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट को पढ़ लिया, उसकी और उसके अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक बंदा है जो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट को एक्सपीरियंस कर चुका है एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसका चेंज मैनेजमेंट फॉर्म ज़्यादा बेहतर होगा। तो I do not expect that you should be able to perform like, you know, the best, but somebody out of you will be giving me a very good assignment too. Okay, so there is variation. Okay, there will be variation based on your experience, based on, अब एक स्टूडेंट कभी CMI को हाथ ही ना लगाए या मेरे लेक्चर को पढ़े ही ना, तो वो चेंज मैनेजमेंट फॉर्म बुरा ही बनाएगा यकीनन। समझ आइए आपको बात। सो दिस इज इट। मैं आज के लेक्चर के नतीजे में एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, मैं इस प्रोफेशन के अंदर ना बहुत डेडिकेटेडली पढ़ाता हूँ, और जब मैं आता हूँ तो मैं इतना पैशनेट होता हूँ पढ़ाने के लिए, एंड आई रियली एंजॉय टीचिंग। बट फॉर एवरी लेक्चर आई पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट, आई मेक श्योर कि ये है वो है, चीज़ें प्रिपेयर्ड हैं, एंड आई एक्सपेक्ट द सेम इन रिटर्न। सो दिस टाइम ये मैं पहले बात नहीं कर रहा, मुझे ऐसी फील हो रहा है कि आप लोग पढ़ नहीं रहे। अगर आप नहीं करेंगे तो इट्स गोइंग टू कम अप सूनर और लेटर, ये चीज़ें आपको ना आगे जाके और डिफ़िकल्टी क्रिएट करना शुरू कर देंगी। पढ़ना क्या है आपने आज के लेक्चर के नतीजे में, इसको मैं थोड़ा सा बाद में भी कंटिन्यू करूँगा। पहली बात तो आपने ये पढ़नी है कि आपने SPs और जर्नल प्रैक्टिसेस सारी देख लेनी है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का प्रोसेस ऑलमोस्ट हम वाइंड अप कर चुके हैं। इक्का दुक्का जो चीज़ें रह गई हैं वो हम अगली दफ़ा कर लेंगे। इस लेक्चर को अभी लेक्चर 6 का पार्ट A में अपलोड कर दूंगा, पार्ट B में अपलोड नहीं करूंगा। पार्ट B में अगली दफ़ा अपलोड करूंगा जब हम पढ़ाएंगे। और अगला जो आपका होगा, आई थिंक सो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि हम मोस्ट लाइकली प्लानिंग के ऊपर बात कर रहे हैं, जो कि अगला KPA है। ठीक है, आपकी असाइनमेंट्स अपलोडेड हैं, देखिए सीखिए। मकसद इस पे मत रखें कि आपने खाली टाइम फारिग करना है इस कोर्स में। ये चीज़ें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये इतनी डिटेल में कोई नहीं आपको पढ़ाएगा। जब मैं पहली दफ़ा ZT गया था तो आई स्टिल रिमेंबर कि मैं अपने आप को बड़ा तुर्रम खान सॉफ्टवेयर इंजीनियर समझता था, और पहली दफ़ा जो मेरा पहला टास्क था वो ये था, उसने कहा कि वी डोंट हैव अ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम, टेल योर इंजीनियर्स टू मेक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम। बिलीव यू मी, एट दैट वेरी टाइम आई डिड नॉट इवन नो व्हाट कॉन्फ़िगरेशन इज़। आई डिडंट नो दैट, मुझे ये नहीं पता था क्योंकि मैंने अपने एकेडमिक्स में नहीं पढ़ा था। वो तो एक चाइनीज़, अल्लाह मियाँ भला करे, जिसका नाम था ज़्यू वोफी, वो आया और उसने मुझे आहिस्ता आहिस्ता बताना शुरू किया, और मैंने कर करके पढ़ के उसको देखा। फिर मुझे अच्छे ऑडिटर्स मिले, फिर मैं ऑडिटर बन गया। तो इसके पीछे आपको बेसिकली कोई गाइड करने वाला ऐसा चाहिए होता है जो आपको 10 से 15 साल के एक्सपीरियंस के ऊपर आके गाइड करें। अगर वो नहीं है तो आपको इतना ही टाइम लगेगा सीखने में जितना मुझे लगा। तो मैंने आपका टाइम कट डाउन कर दिया बाय एटलीस्ट, मैं ये अगर कहूँ कि अब आप CM को अगर इन रियलिटी प्रैक्टिस करेंगे तो 1.5 से 2 साल के अंदर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का CM का स्ट्रक्चर सेट। CM क्वालिटी सपोर्ट का एक इंपॉर्टेंट एरिया, विदाउट द क्वालिटी सपोर्ट आप काम नहीं कर सकते। मैंने पहले भी आपको बताया था कि द फर्स्ट थिंग द क्वालिटी मैनेजर हैज टू डू, जब वो चार्ज लेता है तो उसको CM इंप्लीमेंट करना है, वरना वो आगे एक कदम भी नहीं चल सकता। ओके, विद दिस वी एंड द लेक्चर टुडे। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस वी विल डिस्कस लेटर, अभी तो टाइम बहुत हो रहा है। एक चीज, आपके प्रोजेक्ट के प्रपोजल सब कोई है जिसने मुझे नहीं दिया प्रपोजल अभी? आपने लास्ट वीक प्रोजेक्ट किया, नेक्स्ट क्लास। ठीक है, और अच्छा, आपके जो प्रपोजल्स हैं उनको मैं पढ़ूंगा और मैं उनको रैंक करूंगा A B C D E तक। ठीक है, A मीन्स वेरी वेल, D E F एक सर्टन लेवल, इसका मतलब है नहीं, ऊपर मैं कमेंट्स दूंगा उसके अंदर। मैं अभी इसके ऊपर आपकी मार्किंग नहीं कर रहा, आई एम नॉट गोइंग टू मार्क योर प्रोजेक्ट्स बेस्ड ऑन दिस। इसको मंगवाने का मकसद ये था कि मैं ये जानना चाहूंगा कि जो आप करना चाह रहे हैं आया वो सिंक्रोनाइज्ड है उस चीज से जो मैं चाहता हूं कि आप इस टॉपिक में करें। और अगर मुझे लगेगा नहीं, तो A means you are very much on the same board and F means you are fail, you are going somewhere else and I am going somewhere else. So we need to sit together and we need to do conflict management. Okay, thank you so much.